हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारी टारगेट आईआईटी सीरीज में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अगले चैप्टर का। जी हाँ, अगला चैप्टर है हमारा सॉल्यूशंस। विलियन नाम से आप इसको जानते हैं, कक्षा 12th का टॉपिक है ना। हम लोग आज इस पे बातचीत करेंगे कि एडवांस लेवल पे इसमें किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, किस तरीके की बातें पूछी जा सकती है। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि फिजिकल केमिस्ट्री मेजरली फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो इस चैप्टर से मैं ये कहूंगा कि एडवांस में भी कोई ऐसा बहुत हाईफाई सवाल नहीं आ जाता। जो फॉर्मूले मेंस लेवल पे हैं वही फॉर्मूले एडवांस पे भी काम आते हैं। बस थोड़ा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, जो कैलकुलेशन है, वो थोड़ी अलग हो सकती है। तो वो हम आज के सवालों के थ्रू देखेंगे, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे आज सर की आवाज को क्या हो रहा है, या सर की शक्ल आज इतनी बुझी बुझी क्यों है। तो सर की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, सर डॉक्टर के पास थे, वहां से सीधा आपको पढ़ाने आए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था हमारा एक भी लेक्चर मिस हो जाए यार, है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा आराम आराम से, थोड़ा धीरे धीरे बोल के पढ़ाएंगे। जितनी देर पढ़ाया जाएगा अच्छे से इन चीजों को कवर करेंगे। तो मैं लाया हूं आप लोगों के लिए आज बहुत सारे सवाल, जिसमें से एक टाइप ये है कि हम यार अभी तक वो मोर देन वन करेक्ट वाली प्रोफाइल नहीं ट्राई कर पाए हैं, है ना। ऐसे भी सवाल आते हैं जिनमें एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स होते हैं। तो एक तो आज मैं आप लोगों के लिए वो लाया हूं, मोर देन वन करेक्ट वाले सवाल करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ इंटीजर टाइप भी करेंगे और भी टाइप के सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके शुरू करें। क्या पैटर्न हमारा वही रहेगा, क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आप लोग उसको पढ़ेंगे, मैं स्क्रीन से साइड हो जाऊंगा, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे जब आपके पास में उसका प्रॉपर पार्ट आपको समझ आ जाएगा। चलिए आइए, तो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा की तरह प्लस न्यूमेरिकल्स। सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल्स, सही है जी। चलिए आइए भाई, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्लीज ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है ये वाला सवाल। बेटा, सवाल कह रहा है कि देखो, यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर के काफी सारे सवाल आपको, एक 12th का टॉपिक है उप सह संयोजन यौगिक, उससे मिक्स होके मिलते हैं। ठीक है, तो वो चीज हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है। आप लोग एक बार मेंस दे चुके हो, तो ऐसा नहीं वो चैप्टर तुमको बिल्कुल ही नहीं आता, आइडिया तो है। तो उन चीजों को मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यूज करूंगा, फिर जब वो चैप्टर प्रॉपर आएगा, जब उसके सवाल अलग से भी कर लेंगे। बट हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस चैप्टर के सवाल उस वाले चैप्टर के साथ मर्ज होके आते हैं। जैसे कि ये पहला ही सवाल है, जब KI के जलीय विलयन में HgI2 मिलाया जाता है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्लीज बात पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। अगर सही नहीं है पूछा गया है, तो इट्स बेटर हम यहां पे ध्यान दें इस बात पे कि अगर आप सबसे पहले तो ये समझें कि होगा क्या, तो होगा ये कि जब KI के साथ HgI2 क्रिया करेगा, तो आपके पास में एक संकुल बनता है K2HgI4। आपके पास एक संकुल बनता है K2HgI4। प्लीज ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया। अगर एक संकुल बनता है K2HgI4, तो अब हमने क्या बोला, बात को देखें ध्यान से। बैलेंस बैलेंस अगर करना है रिएक्शन को, तो यहां 2 लगा देते हैं, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, है ना। अब आप एक बात देखें, सवाल आपसे ये कह रहा है हिमांक बढ़ जाता है, हिमांक अपरिवर्तित रहता है या कुछ भी, तो विलयन के बारे में बात कर रहा है, विलयन का हिमांक या विलयन का क्वथनांक लास्ट ऑप्शन में। पर कैसे जज करें हिमांक या क्वथनांक के बारे में बातचीत। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बनने से पहले यहां पे 3 चीजें थी, 2 तो KI के अणु थे, एक HgI2 का अणु था, पर फाइनली क्रिया करने के बाद एक सिंगल अणु रह गया। मतलब मैं ये बोलूं क्या कि जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो अणुओं की जो संख्या है वो घट गई। हाँ जी, अणुओं की जो संख्या है वो घट गई। और आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, वांट ऑफ गुणक, है ना। एक चीज पढ़ी होगी, वांट ऑफ गुणक। वांट ऑफ गुणक क्या कहता है? वांट ऑफ गुणक कहता है कि अगर आपका संगुणन हो रहा है या विघटन हो रहा है, तो अलग अलग फॉर्मूले हैं, बट उसमें एन आता है, एक एन, है ना। याद है एन आया करता था। मैं आपको रिकॉल कराऊं एक बार, अगर मैं एक बार आपको रिकॉल करवाऊं, तो वांट ऑफ गुणक जो है आपका आए, हम बोलते हैं अगर विघटन हो रहा है, तो आय जो है वो बराबर हो जाता है 1 + n-1 अल्फा के। और अगर आपका संगुणन हो रहा है, तो आपका आय जो है ये बराबर हो जाएगा 1 + 1/n-1 अल्फा के।
है ना, ये चीजें हैं। बढ़िया। तो यहां पे मैंने ये बोला कि क्योंकि अणुओं की संख्या कम हो रही है तो बेसिकली मैं ये बोलूं क्या कि I का मान घटेगा, है ना, I का मान घटेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट ये कह सकता हूं मैं। अगर अणुओं की संख्या घटेगी, n घटेगा, तो I का मान घटेगा। अगर I का मान घटेगा तो हिमांक के बारे में बात करें तो हिमांक का जो अवनमन होता है उसका फॉर्मूला होता है I इंटू के बी इंटू एम, I इंटू के एफ इंटू एम। देखे ध्यान से, है ना, I इंटू के एफ इंटू एम। अगर ये होता है तो डेल्टा टी एफ को हम क्या लिख देते हैं, विलायक का हिमांक बिंदु माइनस विलयन का हिमांक बिंदु, और ये चीज आपकी बराबर हो जाती है I इंटू के एफ इंटू एम के। प्लीज गौर से देखिएगा ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आप देखते हैं तो यहां पे आपको ये समझ में आता है क्या कि विलयन का जो हिमांक बिंदु है, विलयन का जो हिमांक बिंदु है वो वॉन्ट-ऑफ गुणक के व्युत्क्रमानुपाती है। विलयन का जो हिमांक बिंदु है वो वॉन्ट-ऑफ गुणक के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ दिस इज समानुपाती ऑफ I। तो मतलब एक वैल्यू बढ़ेगी तो एक वैल्यू घटेगी। के एफ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, विलायक का हिमांक तो फिक्स ही होता है, जल है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप एक बात देखिए, अगर I घट रहा है तो विलयन का हिमांक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। हम यहां पे ये कह सकते हैं कि अगर आपका I घट रहा है इसका मतलब विलयन का जो हिमांक है वो बढ़ेगा। अगर I घट रहा है तो विलयन का हिमांक बिंदु बढ़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हिमांक बढ़ जाता है। ये सही कथन है, बट हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन सही है बट ये हमारा आंसर नहीं है। बी ऑप्शन, हिमांक परिवर्तित नहीं होता, ये गलत कथन है, तो ये आपका आंसर है। हिमांक कम हो जाता है, ये भी गलत कथन है क्योंकि हिमांक तो बढ़ जाता है। ठीक है। क्वथनांक परिवर्तित नहीं होता, बेटा ये भी बात गलत है, क्योंकि जैसे हिमांक के लिए ये फॉर्मूला है वैसे डेल्टा टीबी भी तो मैं लिख सकता हूं, I इंटू के बी इंटू एम। और डेल्टा टीबी क्या होता है, विलयन का हिमांक बिंदु, सॉरी क्वथनांक बिंदु माइनस विलायक का क्वथनांक बिंदु। तो आपको यहां दिख रहा होगा ये चीज इसके समानुपाती है, तो I घटेगा तो टीबी घटेगा, है ना। I घटेगा तो टीबी घटेगा, मतलब क्वथनांक में चेंज तो आएगा। ये कह रहा है क्वथनांक में चेंज ही नहीं आता, तो ये भी गलत कथन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी सी डी। ये तीन जो है हमारे, ये क्या है इस क्वेश्चन में, गलत कथन है। ये तीन जो है हमारे वो क्या है, गलत कथन है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी है तो बताइए। कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है तो बताइए। यस, यहां तक क्लियर है क्या, पहला सवाल था। आई होप आपको समझ आया हो। तो इस तरीके से I की वैल्यू पे हमने बात करी, ठीक है। चलिए ओके, आगे बात करें। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा जलीय विलयन परस्पर समपरासरी है। बेटा समपरासरी कौन से होते हैं, पहले तो इस बात पर रिकॉल करें एक बार। तो बेटा जी समपरासरी विलयन वो होते हैं जिनके परासरण दाब सेम हो। ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब सेम होते हैं वे समपरासरी होते हैं, ठीक है। तो इन सब में मैच करके देखना पड़ेगा भाई किसके परासरण दाब क्या है। तो आपको एक बात पता है कि जो पाई होता है वो बराबर होता है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। जो पाई होता है वो बराबर होता है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आर फिक्स है, सबको पता है, टी फिक्स है, सबको पता है। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो पाई है ये समानुपाती हो गया I इंटू सी के, है ना। परासरण दाब है पाई, ये समानुपाती हो गया I इंटू सी के। अब I आपको हर ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैंने पहला ऑप्शन देखा ग्लूकोज, तो ये एक अनायनिक विलेय है, तो यहां पे I का मान 1 ही रहता है, ये बात हमको पता है। NaNO3 एक आयनिक विलेय है और अल्फा का मान दिया नहीं हो तो 100% मान लेते हैं, और उस स्थिति में I का मान N के बराबर ही हो जाता है, मतलब जितने आयनों में ये टूटेगा।
तो NaNO3 टूटता है Na प्लस और NO3 माइनस, मतलब 2 में। ठीक है, 500 मिलीलीटर विलयन जिसमें 0.3 ग्राम यूरिया है, तो यूरिया के लिए I का मान तो 1 होगा, परंतु यहां पे सांद्रता हमें निकालनी पड़ेगी। और सांद्रता भी कौन सी? मोलरता। मोलरता होती है विलेय के मोल। हमें विलेय का भार दिया हुआ है, तो मोल हो जाएंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार। यूरिया का मोलर मास 60 होता है, ये मोल कॉन्सेप्ट के बाद आपको पता होगा। अपॉन विलियन का आयतन 500 मिलीलीटर है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, राइट। अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 3/600, यानी कि 1/200 अपॉन ये हो जाएगा 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 1/100, यानी कि 0.01 मोलर। ओके जी। और आखिरी है 0.04 नॉर्मल HCl। अब बेटा नॉर्मलता दी हुई है तो हमें क्या पता होता है? हमें तो मोलरता चाहिए ना। मोलरता क्या हो जाएगी? तो आपको एक फॉर्मूला सिखाया हुआ है मैंने, नॉर्मलता होता है मोलरता इंटू एन कारक, राइट। तो मोलरता हो जाती है नॉर्मलता अपॉन एन कारक, हो जाती है। तो नॉर्मलता है 0.04 अपॉन एन कारक, तो HCl जो है ये कितने H प्लस देता है? एक H प्लस देता है, तो एन कारक भी 1 है, तो हम बोल देंगे 0.04 मोलर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और अगर I की बात करें तो 2, क्योंकि HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब आप एक बात पे ध्यान दीजिए, समपरासारी मतलब ऐसे दो विलयन जिनके लिए पाए सेम हो, मतलब I इंटू सी का मान सेम हो। अगर आप यहां फर्स्ट ऑप्शन में I इंटू सी का मान निकालते हैं तो 0.01 इंटू 1 0.01 आ जाएगा। अगर आप सेकेंड ऑप्शन में I इंटू सी का मान निकालते हैं तो I 2 है और C 0.01 है, तो ये आ जाएगा 0.02। थर्ड ऑप्शन में I इंटू सी का मान निकालते हैं 0.01 इंटू 1, ये फिर से आ जाएगा 0.01। और लास्ट ऑप्शन में अगर I इंटू सी का मान निकालते हैं तो I हो जाएगा 2 और C हो जाएगा 0.04। अब आप बताएं समपरासारी कौन है जिनके परासरण दाब सेम है? परासरण दाब सेम किस किस के हैं? A और C, क्योंकि I इंटू सी का मान इनके लिए फिक्स है, R फिक्स ही होता है, T फिक्स ही होता है। तो A एंड C जो है ये हमारा क्या हो जाएंगे? समपरासारी विलयन हो जाएंगे। A और C ऑप्शन में जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे? समपरासारी विलयन हो जाएंगे। समझ में आई यहां तक बात? बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, बहुत सही। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमांक में अवनमन के प्रयोग में यह पाया गया है। अब यार देखो, जेई एडवांस की खूबी यह है कि ये कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक जाता है। तो जो मैं क्लास में जब कॉन्सेप्ट समझाते हुए हम जो टीचर्स बातें बोलते हैं ना, उसने उन बातों पे सवाल बनाया है। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिए कैसे करेंगे। हिमांक में अवनमन के प्रयोग में ऐसा पाया गया है कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है। पहले मैं पीछे वाले का आंसर सही से लिख दूं यहां पे, ताकि आप जब भी रिवाइज करें तो आपको पता हो। यहां पे आंसर हो जाएगा A एंड C, राइट। ठीक, अब बात करते हैं। ठीक है सर, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है, क्योंकि क्योंकि बेटा जी शुद्ध विलायक का जो भी वाष्प दाब है उसमें जब अवाष्पशील विलेय डलेगा तो विलयन का वाष्प दाब थोड़ा कम ही आएगा। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से अधिक होता है, नहीं। तो ये ठीक है, ये गलत है। पहली चीज तो ये है ना, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि विलायक में जब अवाष्पशील विलेय जाता है तो वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वाष्प दाब में अवनमन होता है, तभी तो हिमांक में अवनमन होता है ना। ठीक है, हिमांक पर केवल विलेय के अणु ठोस हो जाते हैं, नहीं। आपको वो ग्राफ याद करना पड़ेगा जब आपको पढ़ाया जाता था कि विलायक जो है उसका हिस्सा जो है वो क्या होता है? ठोस होता है। तो जब विलयन का वाष्पदाब उस ठोस वाले हिस्सा जो विलायक है उसके वाष्पदाब से सेम होता है, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि हिमांक पर केवल विलायक के अणु ठोस हो जाते हैं, ये भी ठीक है।
प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। सिंपल बेसिक थ्योरी पे लगा हुआ सवाल है, बेसिक थ्योरी पे आया हुआ सवाल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर आप ढंग से चीजों को पढ़ रहे हैं तो आपको चीजें आती हैं। सिर्फ जो क्लास में या एनसीईआरटी में जो थ्योरी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं सिर्फ वो आपको यहां बोले गए हैं और कुछ भी नहीं। यस, कॉमन सेंस वाला सवाल है। हम हमेशा कहते हैं कि जब अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोला जाता है तो वाष्प दाब में अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है और हिमांक में भी अवनमन होता है ना। हिमांक और वाष्प दाब समानुपाती से चलते हैं। ठीक, चलिए बढ़िया। अगर ये सवाल भी समझ में आता है आपको, अगले सवाल की तरफ चला जाए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, प्यारे प्यारे से इजी इजी से सवाल आते हैं। जैसे अगर आपने ये वाला सवाल देखा फिर से, बेंजीन और नैफ्थलीन साधारण ताप पर एक आदर्श विलयन बनाते हैं, इस प्रक्रम के लिए सही कथन क्या है? ठीक है, सही कथन क्या है कि आदर्श विलयन के लिए कौन कौन से पॉइंट सही हैं? डेल्टा जी धनात्मक है, नहीं भाई गलत है, डेल्टा जी तो ऋणात्मक होना चाहिए क्योंकि स्वतः प्रक्रम तो जब ही कहलाएगा। डेल्टा एस निकाय धनात्मक है, हां जी, क्योंकि अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो डेल्टा एस निकाय जो है वो धनात्मक होता है। और ये हम क्लास में जब टेबल बनाते हैं चीजों की तो बताते भी हैं। अब ये ट्रिकी पार्ट था, डेल्टा एस परिवेश 0 होता है। यस, ये भी 0 होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जो आपका विलयन बना है वो सराउंडिंग के साथ बाहर किसी भी प्रकार की ऊष्मा का कोई भी एक्सचेंज नहीं कर रहा। अगर बाहर किसी भी प्रकार का ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं कर रहा तो सराउंडिंग के लिए Q क्या है? 0 है। तो Q/T डेल्टा एस होता है, वो 0 ही हो जाएगा। परिवेश के साथ किसी प्रकार की ऊष्मा का कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो फिर डेल्टा एस में भी कोई चेंज क्यों आएगा, है ना। और डेल्टा एच 0, ये तो आदर्श विलयन का सिंपल पॉइंट है। डेल्टा एच 0, डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एस पॉजिटिव, यही सारी बातें तो हम करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। बेसिक कॉमन सेंस पे आधारित सवाल। अब तुम मानोगे नहीं बट यस, ये सारे एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सब एडवांस के PYQs हैं। ठीक है जी, पहला पॉइंट गलत था, डेल्टा जी ऋणात्मक होना चाहिए, धनात्मक मतलब अस्वतः प्रक्रम हो जाता है और हमारा प्रक्रम अस्वतः तो नहीं है ना। ये बात हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे छोटे से सवाल। मिश्रण जो 35 डिग्री सेल्सियस पर राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, है ना। सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो बेटा जी इसके लिए एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सिर्फ उतने याद कर लो, आपके सारे काम बन जाएंगे बहुत इजीली। तो हम ये कहते हैं, वहां से हमें समझ में आता है कि फिनॉल प्लस एनिलीन जो है ये ऋणात्मक विचलन शो करते हैं। बेंजीन और टोलुइन जो है ये आदर्श विलयन बनाते हैं। बेंजीन और टोलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं, फिनॉल और एनिलीन अनादर्श विलयन बनाते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले। पर ये दोनों जो हैं ये बेटा अनादर्श विलयन बनाते हैं और वो भी धनात्मक विचलन वाले या धनात्मक विचलन वाले। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं CS2 एसीटोन, मिथेनॉल, CCl4। यस, याद रखने वाला पॉइंट था, लर्निंग बेस्ड पॉइंट था, तो आंसर हो जाएगा A और B। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का A और B। आई होप आपको समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखें प्लीज ध्यान से, आंसर हो जाएगा A एंड B। यस, ठीक है क्या? आगे बढ़े, देख लीजिए भाई, आगे चले। ठीक है बच्चा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये अच्छा सवाल है सिंपल कॉमन सेंस बट यस बच्चा कई बार देख के डर जाता है, पर वही है एडवांस वाला कुछ तो अच्छी वैरायटी बनाता ही है, उसी पे बात है। तो बेटा जी L और M दो द्रवों के मिश्रण से एक विलयन बन रहा है, ठीक है। L और M दो द्रवों के मिश्रण द्वारा बनाए एक विलयन में द्रव M के मोल भिन्न के विरुद्ध द्रव L के वाष्प दाब को चित्र में दिखाया गया है। द्रव M का मोल भिन्न है, यहां द्रव L का वाष्प दाब है। L और M के दो डेटा को हमने ऐसे सेट किया है। यहां XL और XM L और M के क्रमशः मोल भिन्नों को निरूपित करते हैं। ठीक है जी, इस निकाय के उपयुक्त सही कथन कौन सा है? ठीक है जी, हमें यहाँ पे L भी लिखना था। चलिए बढ़िया, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जैसे कि ये, हमें बात करनी है क्या चीजें।
पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं। अगर हम इस ग्राफ को ढंग से नोट करें, यहां एल का वाष्प दाब है, यहां एक्सएम का डेटा है, यहां एम का मोल भिन्न 1 दिया हुआ है, यहां एम का मोल भिन्न 0 दिया हुआ है। अब आपको आदर्श विलयन वाला ग्राफ याद होगा जो हमने क्लास में पढ़ा है सोल्यूशन चैप्टर में। जहां एक्सएम का मान 0 है वहां एक्सएल का मान 1 हो जाएगा, है ना। मतलब यहां पे 100% एल है और यहां पे एक्सएम का मान 1 है, मतलब एक्सएल का मान 0 हो जाएगा। यहां 100% एम है, यहां 100% एल है। जब आपके विलयन में 100% एल है तो उस वक्त जो वाष्पदाब आएगा 100% एल के टाइम, ये एल का शुद्ध वाष्पदाब होगा ना। मतलब ये हो जाएगा एल का शुद्ध वाष्पदाब। ये क्या हो जाएगा? एल का शुद्ध वाष्पदाब हो जाएगा। बढ़िया है, ये वाष्पदाब की लाइन भी है, ये एल का शुद्ध वाष्पदाब हो जाएगा। एक बात तो ये समझ में आई। अब अगर मेरे को ये बात समझ में आती है तो एक बात देखना ध्यान से, हम यहां पे ये कह सकते हैं क्या कि पी सॉल्यूशन क्या होता है? पी सॉल्यूशन क्या होता है? एक्सएल पी एल नॉट प्लस एक्सएम पी एन नॉट, ये होता है, ये कह सकते हैं हम लोग। बढ़िया। बट अगर मैं पीएल और एक्सएम में ग्राफ बनाना चाहता हूं, मुझे पीएल और एक्सएम में एक इक्वेशन बनानी है, तो मैंने बोल दिया पीएल को लिख सकते हैं एक्सएल इंटू पीएल नॉट। हम बोलते हैं पीए इज एक्स ए पीए नॉट, पीबी इज एक्सबी पीबी नॉट। हमने एक्सएल को एक्सएम के टर्म्स में लिखना चाहा तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं 1 माइनस एक्सएम टाइम्स पीएल नॉट। रीजन, क्योंकि भाई मुझे पता है मोल भिन्न का सम तो हमेशा 1 ही होता है, मतलब एक्सएल प्लस एक्सएम का मान तो 1 ही होगा। ये बात तो हम जानते ही है ना। तो यहां से मैंने एक्सएल को 1 माइनस एक्सएम लिख दिया और उस चीज को यहां पे पुट कर दिया। आइए इधर से इक्वेशन बना लेते हैं। एक्सएल पीएल नॉट से लिख दिया 1 माइनस एक्सएम टाइम पीएल नॉट, है ना। बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं तो ये इक्वेशन आएगी पीएल इज इक्वल टू पीएल नॉट माइनस एक्सएम पीएल नॉट। यानी कि हमने बोल दिया पीएल इज इक्वल टू माइनस एक्सएम पीएल नॉट प्लस पीएल नॉट। ये इक्वेशन है मेरे पास। अगर ये इक्वेशन है मेरे पास तो ये हो जाएगी वाई एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा धनात्मक अंतःखंड और ये हो जाएगी हमारी ढलान या ढाल। ये दिख भी रहा है यहां से कि धनात्मक अंतःखंड पीएल नॉट है, और वो हमने वैसे भी समझ लिया था कि भाई अगर आप पीएल वर्सेस एक्सएम में ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं ना बेटा, तो आप देखिएगा ध्यान से, आपका ये ग्राफ ये वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये ग्राफ ये वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये धनात्मक अंतःखंड है, ये ऋणात्मक ढाल है। ठीक है, बहुत सही। चलिए, तो क्योंकि ये ग्राफ का कुछ हिस्सा इसके ऊपर ऐसे आ रहा है, यानी कि आपका ग्राफ ऑब्वियसली धनात्मक विचलन शो कर रहा है, क्योंकि जितना पीएल आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा पीएल आ रहा है, तो ये ग्राफ धनात्मक विचलन दिखा रहा है। ये बात मुझे समझ में आ रही है। मतलब बेसिकली ग्राफ इसके नीचे से ऐसे आएगा, इस तरीके से आता है ये कुछ। तो हमें समझ में आ रहा है ये जो है ये क्या है, क्या ये धनात्मक विचलन है? हाँ जी, धनात्मक विचलन है। अगर ये धनात्मक विचलन है, क्योंकि ये आपकी सरल रेखा आ गई, तो अब आप एक बात देखिएगा, क्या ये पॉइंट्स कह रहे हैं, बिंदु Z शुद्ध द्रव M के वाष्पदाब को निरूपित करता है। ये जो बिंदु Z है, क्या वो शुद्ध द्रव M के वाष्पदाब को निरूपित करता है? नहीं भाई, L को निरूपित करता है। मतलब M को तो निरूपित नहीं करता, और अगर M को निरूपित नहीं करता तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यहीं से गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। शुद्ध द्रव L में LL के बीच और शुद्ध द्रव M में MM के बीच अंतरा अणु क्रियाएं
एल एम के बीच में अंतराणु क्रियाओं से ज्यादा प्रबल है जब उन्हें विलयन में मिश्रित किया जाता है। ये पॉइंट ठीक है, क्योंकि बेटा जब धनात्मक विचलन होता है तो धनात्मक विचलन की एक खास बात होती है कि अगर ए और बी को मिला के धनात्मक विचलन करने वाला विलयन बनाया जा रहा है तो ऐसा देखा जाएगा कि ए और ए के परमाणुओं के बीच का इंटरेक्शन बी और बी के बीच का इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होगा ए और बी वालों से। तो वही वाली चीज ये कह रहा है, एल और एल के बीच वाले, एम और एम के बीच वालों का जो अंतराणु आपका आकर्षण है वो ज्यादा होगा एल और एम के बीच वालों से। बी पॉइंट ठीक है। बिंदु टू नहीं, बिंदु जेड है ये। क्या बोल रहा है भाई, क्या अंकल जी हमारे प्रिंट कर देते हैं। बिंदु जेड शुद्ध द्रव एम के वाष्पदीप को निरूपित करता है। ये पॉइंट फिर से गलत हो गया, क्योंकि बिंदु जेड वो निरूपित नहीं करता। बिंदु Z शुद्ध द्रव L के वाष्पदाब को निरूपित करता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जब एक्सेल टेंड्स टू 1 हो तो राउल्ट के नियम का पालन होता है। आप देखिए ध्यान से, जब एक्सेल का मान 1 हो जाएगा, जब एक्सेल का मान 1 हो जाएगा तो PL इज इक्वल टू PL नॉट हो जाएगा। इस पॉइंट पे राउल्ट के नियम का पालन होगा, इस पॉइंट पे राउल्ट के नियम का पालन होगा, उसके आगे पीछे नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल PL नॉट को निरूपित करता है और पालन करता है। तो आपके लिए बी और डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अच्छा सवाल था, समझना जरूरी था, जो हमने किया उसको प्रूव भी करके दिखाया। प्लीज ध्यान से देखें, मैंने सरल रेखा से भी प्रूव करके दिखाया और बिना रेखा बनाए भी आपको समझाया कि भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, पक्का? चलो आगे चले, आइए आगे चले। ये देखो, इजी सा सवाल है, तो बिल्कुल इजी सा सवाल है। कोई बढ़िया कलर मिल जाए ना यार, मजा सा नहीं आ रहा लिखने में। एक ऋणात्मक विचलन के साथ अनादर्श विलयन के लिए क्या क्या होता है इनमें से? बेटा ऋणात्मक विचलन में डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, ये होना चाहिए। अब इनमें से क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लो। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव। तो आंसर हो जाएगा ए बी डी। ए बी और डी सही है जी, बढ़िया है, बहुत सही, ठीक। नेक्स्ट, जब विलय मिलाया जाता है तो वाष्पदाब में अवनमन किस किस पे निर्भर करता है? जब विलय को मिलाया जाता है ना, तो वाष्पदाब में जो अवनमन है वो किस किस बात पे निर्भर करता है? तो बेटा जी वाष्पदाब में अवनमन अगर आप बोले तो आप ये देखिएगा ध्यान से, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये बराबर होता है I इंटू लगभग मोल भिन्न विलय का, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये अपेक्षिक अवनमन है, इसने सिर्फ वाष्पदाब में अवनमन बोला है, मतलब इसने हमसे ये बोला है, ये चीज आपकी किसके बराबर है? I इंटू विलय का मोल भिन्न इंटू ये चीज हो गई क्या? ध्यान से देखना, इसने हमसे ये पूछा है वाष्पदाब का अवनमन जो है वो किन किन बातों पे निर्भर कर रहा है, तो इन बातों पे निर्भर कर रहा है। अब आप यहां पे देखें, पहला ऑप्शन है विलय की प्रकृति पे, ऑब्वियसली विलय की प्रकृति पे निर्भर करेगा क्योंकि आय पे निर्भर कर रहा है। आय विलय की प्रकृति है, संगुणन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो ए पॉइंट तो बिल्कुल सही है। लिए गए विलायक के आपेक्षिक ना होते हुए समान होगा, नहीं ये कुछ समझ नहीं आ रहा। भिन्न विलायक लेने पर भिन्न होगा, हाँ जी, क्योंकि हर विलायक का ये जो पी नॉट होता है ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होता है और हर विलायक का अलग अलग होता है, हर विलायक का अलग अलग होता है ना, हर विलायक का अलग अलग होता है, तो भिन्न विलायक लेने पे भिन्न होगा। यस, ताप पर निर्भर होगा, वाष्पदाब ताप पे तो निर्भर करता ही है, तो पी नॉट माइनस पी एस भी निर्भर करेगा ही करेगा, ये होगा ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सी और डी। तो आपेक्षिक अवनमन नहीं बोला उसने, वाष्पदाब में अवनमन बोला है। आई होप आपको ये बात समझ में आती है। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली बात पे चलते हैं, अगली चीज क्या है वो देखते हैं। निम्न में से कौन आदर्श विलयन बनाएगा? निम्न में से कौन आदर्श विलयन बनाएगा? अब आप ध्यान से देखें, आदर्श विलयन के एग्जांपल्स आपको फिर से याद होने चाहिए। एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, हाँ जी, C2H5Br, C2H5Y आदर्श विलयन बनाते हैं।
क्लोरोफॉर्म एसीटोन नहीं जी, बेंजीन टोलुइन बिल्कुल, एथेनॉल और जल नहीं जी। आंसर हो जाएगा ए और सी। अब जो जो याद है जिनको वो ये कर ले जाएंगे, जिनको याद नहीं है उनको ना चाहते हुए भी ये सवाल छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हो आदर्श विलियन अनादर्श विलियन के जो एग्जांपल्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, इन पे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, आपसे फिर से पूछा जा सकता है। अब तो मेंस में भी आ जाता है, एडवांस में भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसी चीजों का। आगे बढ़ते हैं। सही कथन को पहचानिए। अच्छा सवाल है, गौर से देखिएगा। 1 मोलर NaCl का हिमांक 1 मोलर ग्लूकोज विलियन के हिमांक से अधिक होता है। यस, देखना ध्यान से कैसे चेक करेंगे। विलियन का हिमांक, बेटा जी मैं आपसे आज ही बात करके आया हूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी है कि डेल्टा TF जो कि बराबर होता है TF नॉट विलायक माइनस TF विलियन। ये चीज किसके बराबर होती है? I इंटू KF इंटू M, है ना? अगर ये चीज है तो आप ध्यान से समझना, 1 मोलर NaCl का हिमांक 1 मोलर ग्लूकोज विलियन के हिमांक से अधिक होता है। अब बेटा जी हिमांक जो है आपका विलियन का, क्या ये I इंटू एम पे निर्भर कर रहा है क्या व्युत्क्रमानुपाती तरीके से? यस। जो आपके विलियन का हिमांक बिंदु है ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये I इंटू एम के। और आप ये कह सकते हो कि यदि आपका कोई तनु विलियन होता है तो तनु विलियन के लिए मोललता और मोलरता जो है वो सेम रहती है। तनु विलियन के लिए मोललता और मोलरता सेम रहती है, तो I इंटू एम के व्युत्क्रमानुपाती है। अब NaCl के लिए I का मान 2 हो जाएगा और ग्लूकोज के लिए हमें ये पता है कि NaCl के लिए, क्योंकि ये आपका आयनों में टूटता है, तो I का मान हो जाएगा 2, पर जो ग्लूकोज है वो अनायनित रहता है, तो इसके लिए I का मान हो जाएगा 1। और क्योंकि आपको दोनों का 1-1 मोलर ही दिया हुआ है तो सांद्रता तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा जो विलियन का हिमांक है वो केवल I की व्युत्क्रमानुपाती है और I दोनों में अलग अलग है। तो अगर I दोनों में अलग अलग है तो जिसका I ज्यादा उसका हिमांक कम, तो NaCl वाले में I ज्यादा है तो हिमांक कम होगा, तो हम बोलेंगे विलियन का हिमांक जो NaCl के लिए है वो कम होगा एज कंपेयर टू विलियन का हिमांक ग्लूकोज से। देखना ध्यान से, ये आ रहा है पॉइंट। क्या ये भी ये कह रहा है NaCl का जो हिमांक है वो ग्लूकोज से अधिक होता है? नहीं, अधिक नहीं होता भाई, कम होता है NaCl का। देख पा रहे हैं आप? ये ए ऑप्शन था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। राइट, बी ऑप्शन पे चलते हैं। तो ए तो हमारा आंसर नहीं है, बी में आए। 1 मोलर NaCl के विलियन का क्वथनांक 1 मोलर KCl विलियन के समान होता है। अब बेटा जी अगर आप बी ऑप्शन ट्राई करते हैं, क्वथनांक की बात कर रहा है वो, तो हमें पता है डेल्टा TB बराबर होता है I इंटू KB इंटू एम के। हम यहां पे ये कह सकते हैं कि डेल्टा TB होता है विलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, और ये चीज आपकी बराबर होती है I इंटू KB इंटू एम के। तो यहां पे अभी कह सकते हैं कि विलियन का जो क्वथनांक है वो I इंटू एम के समानुपाती है। I इंटू एम के समानुपाती है। अब अगर आप NaCl की बात करेंगे तो 2 आयनों में टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस, और अगर आप KCl की बात करेंगे तो 2 आयनों में टूटेगा K प्लस और Cl माइनस। तो यहां भी 2 आयन है और यहां भी 2 आयन है। अगर N का मान सेम है तो I का मान भी सेम हो जाएगा, और सांद्रता भी 1-1 मोलर ही है दोनों में, तो आपकी सांद्रता भी सेम है और I भी सेम है। अगर ये दोनों ही सेम है तो फिर आपका क्वथनांक भी सेम हो जाएगा। क्वथनांक भी सेम हो जाएगा, और अगर आपका क्वथनांक भी सेम हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन का आंसर करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे चले,
जल में NaCl का अणुभार 58.5 से कम होगा क्योंकि इसका वियोजन हो जाता है। ब्यूटीफुल पॉइंट है, बहुत सुंदर। ध्यान से सुनो, कितनी काम की बात और कितनी अच्छा सवाल उसने दिया है। अगर आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हम ये बात बोलते हैं कि NaCl जो है वो वियोजित होता है Na प्लस और Cl माइनस में। अगर वियोजित होता है तो हम ये बोल दें कि I का मान जो भी हो 1 से ज्यादा ही होगा। वियोजन में I का मान 1 से ज्यादा होता है और संगुणन में I का मान 1 से कम होता है। अगर I का मान 1 से ज्यादा होता है तो अब एक बात समझो मेरी, I का मतलब क्या होता है? वॉन ऑफ गुणक का मतलब। अगर हम मोलर भार के टर्म्स में बात करें तो सैद्धांतिक अपॉन प्रेक्षित, और अगर हम अणु संख्या गुणधर्म के टर्म्स में बात करें तो ये हो जाता है। अब थ्योरेटिकल तो आपको लगा था NaCl के लिए, थ्योरेटिकल तो वो है जो गणना से आता है 58.5, और ऑब्जर्व्ड है जो देखा जाता है। तो जो ऑब्जर्व्ड आएगा यहां पे वो कितना आ जाएगा? 58.5 अपॉन I, यानी कि, और I कितना है? 2, यानी कि 58.5 अपॉन 2, तो 58.5 से कम आ गया ना। जो मोलर मास है वो 58.5 से कम आ गया। अगर 58.5 से कम आ गया तो वही तो बोल रहा है, जल में NaCl का अणुभार 58.5 से कम होगा, मतलब उसका आधा ही हो रहा है क्योंकि उसका वियोजन हो जाता है। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जब विलेय का संगुणन होता है तो I का मान 1 से ज्यादा होता है। अब संगुणन का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, I का मान जब वियोजन होता है तो 1 से ज्यादा होता है, और जब संगुणन होता है तो 1 से कम होता है। यहां पे क्या कह रहा है कि 1 से ज्यादा होगा जब संगुणन होगा, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। यस, आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज ध्यान से देखिए, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, चलो आगे चले। पानी पी लूं मैं थोड़ा सा, फिर आगे बात करते हैं। फिर आप लोग इतने अलग सवाल पढ़ सकते हो चाहो तो, बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है, जल्दी से ट्राई करना। अब तुम्हें लग नहीं रहोगे एडवांस लायक सवाल है, सवाल इजी है। K2HgI4 जलीय विलयन में 50% आयनित हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? I और N के बारे में बात करनी है। N होती है संख्या और I होता है वॉन्ट ऑफ गुणक का मान। बेटा K2HgI4 जो है, ये आपका कैसे टूटेगा? पोटेशियम आयन में अलग टूटेगा और इसमें अलग टूटेगा। तो टोटल आपके पास में 3 आयन्स हो रहे हैं। एक बात तो आपको ये समझ में आ गई, 2 ये और 1 ये। अल्फा का मान है 50%, यानी कि 0.5। तो I का मान क्या हो जाएगा जब विघटन हो रहा है? 1 + n-1 अल्फा, यानी कि 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो देखिए ध्यान से, 1 + 2 इंटू 0.5, ये वैल्यू हो जाएगी 1 और एक 1 ये है, ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 2। तो I का मान 2 हो गया और N का मान 3 हो गया। ये दोनों बैठ गए आंसर्स। ठीक है, तो आंसर्स हो जाएंगे बी और सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएंगे? बी और सी ऑप्शन। N का मान 3 और I का मान 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अच्छा सवाल, हिमांक में अवनमन स्थिरांक का मान किस बात पर निर्भर करता है? बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, जबकि मैं हमेशा कहता हूं एक एक चीज एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। उतना ही एरिया है, उतना ही दायरा है सवाल पूछने का, पर डेप्थ पे जा सकती है चीजें। हिमांक में अवनमन स्थिरांक मतलब KF, तो आपको याद होगा हमने KB KF के फॉर्मूले पढ़े और आपकी NCERT ने भी वो फॉर्मूले दिए हैं। KF का मान जो होता है वो बराबर होता है R इंटू विलायक के हिमांक का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन
अपॉन या डेल्टा एच गलन, है ना, डेल्टा एच फ्यूजन या डेल्टा एच गलन विलायक का अपॉन मोलर मास विलायक का। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये केएफ है। तो यहीं से पता चलेगा अवनमन स्थिरांक का मान किस किस बात पे निर्भर करता है। विलयन में विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर केएफ का मान निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता। दिख रहा है, विलय के कणों का तो कोई बात ही नहीं है। केएफ और केबी के मान केवल विलायक पर निर्भर करते हैं। विलयन में विलायक के कणों की संख्या पर या फिर विलायक की फ्यूजन एंथैल्पी पर, फ्यूजन एंथैल्पी ये रहा, विलायक के हिमांक पर। हाँ जी, राइट। सोचना जरा, ये हो सकता है क्या आंसर? विलयन में विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर कर सकता है क्या? प्लीज मुझे ढंग से बताओ, विलायक के कणों की संख्या पे हम निर्भरता मान सकते हैं क्या? सोच के बताइए। क्या कोई ऐसा टर्म आ रहा है यहाँ पे जो विलायक के कणों के बारे में बात कर रहा हो? नहीं आ रहा ना, क्योंकि बेटा जी कुछ ने कुछ भी विलायक के कणों के बारे में हमें कुछ डेटा ही नहीं दिया। कोई डेटा ही नहीं दिया तो हम उस पर चर्चा क्यों करेंगे, है ना। सीधी सीधी सी बात है, आर एक कांस्टेंट होता है, टीएफ नॉट विलायक का हिमांक बिंदु होता है, मोलर मास विलायक का फिक्स होता है और डेल्टा एच नॉट गलन हमें पता ही है, तो ऑब्वियसली इस पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा सी और डी। कहीं पे वो मोल भी बोल देता ना तो भी हम संख्या से रिलेट कर लेते कि मोल इंटू एन जब करते हैं तो संख्या आ जाती है, बट यहाँ पे तो मोल भी नहीं है, सीधी सीधी सी चीजें हैं, एज इट इज पुट करिए। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है? इनमें से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म या कौन सा गुणधर्म ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो बेटा जी ताप बढ़ने के साथ अगर बढ़ाना है तो ये तो खुद ही ताप है, तो ये तो ताप के साथ क्या ही बढ़ेंगे, तो ये तो पिक्चर से आउट ही हो गए। परासरण दाब ताप बढ़ने से बढ़ता है क्योंकि पाए जो है वो टी के समानुपाती होता है, पाइज आई सी आर टी, और वाष्प दाब भी ताप के समानुपाती होता है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी, क्योंकि जितना ज्यादा ताप होगा उतना ज्यादा जो आपका द्रव है वो वाष्पित होगा, और जितना ज्यादा वाष्पित होगा उतना ज्यादा वो पुनः वाष्प दाब लगाएगा। तो ए और बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। क्लियर है क्या? इजी है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही सही। आगे बढ़ते हैं, आगे चलें क्या? ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अभी तक हमने मल्टीपल करेक्ट वाले सवाल करे थे जिनमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा सवाल की प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं, या सिंगल करेक्ट ही होना चाहिए, हो सकता है मल्टीपल करेक्ट भी हो, मतलब ट्राई करके पता चलेगा। मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है सिंगल करेक्ट वाला है ये। आइए ध्यान से देखते हैं। निम्न में से किस जलीय विलयन का हिमांक बिंदु अधिकतम होगा? विलयन का हिमांक बिंदु अधिकतम होगा। बेटा एक बात देखो, बार बार मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी मैं अगर थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं तो आप ये बात मानेंगे ना कि विलयन का हिमांक बिंदु जो है वो I इंटू मोलरता के व्युत्क्रम हो जाएगा। होना I इंटू मोलरता चाहिए था, बट तनु विलयन के लिए मोलरता मोलरता एक ही बात है, ये चीज है। अगर ये चीज है तो ध्यान से देखें, MgCl2 आपका कैसे टूटेगा? Mg प्लस टू Cl माइनस, तो टोटल आपके पास में 3 आयन्स हो गए। और अगर अल्फा ना दिया हो तो 100% मानते हुए I को N के बराबर ही मान लेते हैं। तो ये 3 आयन्स हैं। सुक्रोज के लिए I का मान 1 हो गया, यहां पे I का मान 3 हो गया, यहां पे AlCl3 जो है ये टूटेगा Al+3, और 3 आपके क्लोराइड आयन है, मतलब I का मान 4 हो गया। और K4FeCN6 जो है टूटेगा 4 पोटेशियम आयन अलग, फेरोसाइनाइड आयन अलग, तो I का मान हो जाएगा 5। है ना, जितना एन है उतना आई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 1 4 5। एक बात देखिए, आपको सांद्रता तो सेम ही दी हुई है 0.1 0.1 0.1 0.1, तो हम यहां से ये कह सकते हैं, क्योंकि मोलरता आपकी फिक्स है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो विलयन का हिमांक बिंदु होता है वो I के व्युत्क्रम होता है। विलयन का जो हिमांक बिंदु है वो I के व्युत्क्रम है। सही है जी, बढ़िया। विलयन का हिमांक बिंदु जो है वो I के व्युत्क्रम है।
हमें बताना है किसमें हिमांक बिंदु अधिकतम होगा, तो वहां अधिकतम होगा जहां आय आपका मिनिमम होगा, और आय आपका मिनिमम कहां पे है, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, सॉरी बी ऑप्शन में आय 1 है। तो जहां आय मिनिमम है वहां हिमांक बिंदु अधिकतम है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया बी। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्लीज देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं, प्लीज देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। जहां आय सबसे कम वहां हिमांक बिंदु सबसे ज्यादा। ठीक है, बढ़िया। यहां देखें जरा, 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट विलयन के लिए वॉन ऑफ गुणक का मान 2.74 है, तो वियोजन की मात्रा कितनी होगी बेटा, यानी कि उसने आपसे अल्फा पूछा है। वियोजन की मात्रा मतलब अल्फा। ध्यान से देखिएगा, बेरियम नाइट्रेट की अगर मैंने बात करी तो ये आपका आयनों में टूटेगा ऐसे, बेरियम +2 और साथ में नाइट्रेट आयन, तो n का मान हो गया 3। कितने आयन्स हो गए टोटल, 3। अगर n का मान 3 हो गया, I का मान 2.74 है, तो बेटा एक बात देखना, I आपका बराबर होता है 1 + n-1 अल्फा के, तो यहां से अल्फा का मान हो जाएगा I -1 अपॉन n-1, यानी कि 2.74 -1 अपॉन n-1, यानी कि 3 -1। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1.74 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0.87, यानी कि लगभग परसेंटेज अल्फा अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 87%। परसेंटेज अल्फा कितना आ जाएगा, लगभग 87%। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। देखिए ध्यान से, बड़े आराम आराम से हम क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है जी। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसे सवाल एडवांस में आते हैं क्या, भाई आते हैं, ये एडवांस के ही सवाल है, सभी पीवाईक्यूज हैं, राइट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। 0.1 मोलल K4Fe विलयन का क्वथनांक बिंदु क्या होगा, दिया गया है जल के लिए Kb का मान ये है। जल में हमने विलयन बनाया है, क्वथनांक बिंदु हमको बताना है, K4Fe है, हमें ये पता है अगर अल्फा ना दिया गया हो तो 100% मान लेते हैं, और जब 100% मान लेते हैं तो I का मान n के बराबर हो जाता है। जब I का मान n के बराबर हो जाता है तो हमारे पास है ये K4Fe, ये आपका टूटेगा 4 पोटेशियम आयन में, एक है आपका फेरोसाइनाइड आयन। पांच आयनों में टूटा तो I का मान n के बराबर 5। ठीक है, विलयन का क्वथनांक बिंदु हमको बताना है। बेटा जी हमको ये पता है कि डेल्टा टीबी आपका बराबर है I इंटू के बी इंटू एम के। डेल्टा टीबी क्या हो गया, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ये बराबर हो जाएगा I इंटू के बी इंटू एम, है ना। अब जल है, जल के लिए सबको पता है कि क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, होता है, बढ़िया। तो बेटा जी विलयन का क्वथनांक तो मुझे ज्ञात करना है, माइनस विलायक का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, ये Kb हो गया 0.52, पर पहले I निकालना है, I है 5 इंटू Kb है 0.52 इंटू, है ना, I का मान है 5, Kb है 0.52 इंटू मोललता है 0.1। ठीक है, यहां से जब हम विलयन का क्वथनांक बिंदु निकालने की कोशिश करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.26 प्लस 100, आंसर आ जाएगा 100.26 डिग्री सेल्सियस। आंसर आ जाएगा 100.26 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम बोलेंगे 52 इंटू 1, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10 और ये हो गया इंटू 5।
तो हमने बोल दिया ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाय 1000, ये वैल्यू आ जाएगी 0.26, उसमें आपने 100 जोड़ दिया, आंसर आ गया 100.26 डिग्री सेल्सियस। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। सही है जी, बढ़िया है, बहुत सही। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला इंटीजर टाइप सवाल, अभी अच्छे अच्छे सवाल आने बाकी हैं, करेंगे सारे एक एक करके डिस्कस। ये वाला क्वेश्चन देखने की कोशिश करें, क्या पूछ रहा है वो आपसे, वो देखना। mx2 एक जलीय विलयन में 0.5 की एक वियोजन मात्रा के साथ m2 प्लस तथा x माइनस में वियोजित होता है। पहली लाइन से मुझे यह समझ में आ रहा है कि जो mx2 है यह आपका वियोजित होता है ऐसे, m+2 प्लस 2x माइनस और अल्फा है 0.5। बढ़िया। पाए गए जलीय विलयन के हिमांक अवनमन तथा आयनिक वियोजन की अनुपस्थिति में हिमांक अवनमन का अनुपात क्या होगा। यस, ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। वो कह रहा है पाए गए जलीय विलयन के हिमांक अवनमन तथा आयनिक वियोजन की अनुपस्थिति में जो हिमांक अवनमन है उसका अनुपात क्या होगा। मतलब हिमांक अवनमन का ही रेशो पूछ रहा है वो आपसे, और वो भी कब पूछ रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है। मतलब अगर ये आयनिक वियोजन नहीं होता तो आप इसको एक सिंगल एंटिटी मान के लिखते, ये वाला है ना, और ये है जब आपने आयनिक वियोजन किया है। ये वाला होता है ऊपर वाला, आपको ये बताना है। ये ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, I इंटू के एफ इंटू एम, और अगर आयनिक वियोजन ना होता, अनुपस्थिति होती, तो ये सिर्फ होता के एफ इंटू एम, तो ये कट जाता तो रेशो आई आ जाता ना। आपसे आई पूछा जा रहा है। अब सोचो, पूछना उसको वांट ऑफ गुणक था, पर उसने लैंग्वेज क्या बनाई है। और ये चीज आप जब ही बता पाएंगे जब आपको आई की डेफिनेशन भली भांति आती होगी कि या तो ये सैद्धांतिक मोलर भार अपॉन प्रेक्षित मोलर भार जो है उसका रेशो ले लिया जाए, या फिर आप इस तरीके से ले लें। हमने ये चीज ऊपर आपको भी बताई भी थी एक जगह पे, मैं आपको दिखाता हूं। वो जो NaCl का 58.5 वाला सवाल किया था, वहां मैंने मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोनों के टर्म्स में इस चीज को समझाया भी था। ये देखो कि अगर मोलर मास के टर्म्स में बोलोगे तो थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड, और यहां होगा ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल। सही है, बढ़िया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं ध्यान से। तो ये हमें आय पूछ रहा है बेसिकली। अब आय पूछने का तरीका बड़ा फैंसी था, सवाल तो बहुत आसान है। हमें अल्फा पता है, हमें ये पता है 3 आयनों में टूटा है, तो आय का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस n-1 अल्फा, यानी कि 1 प्लस 3-1 इंटू अल्फा हो गया 0.5, है ना। 3-1 इज 2, 2 इंटू 0.5 इज 1, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2। ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 2, तो अनुपात जो है वो क्या है 2। इंटीजर टाइप सवाल आया था, इजी सवाल है, ध्यान से देखिए। आपको इसीलिए आई की डेफिनेशन भली भांति आनी चाहिए। अगर आई की डेफिनेशन आती है समझ में, तब ये रेशो जो पूछ रहा है आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज तो मुश्किल आ सकती है ना। ये अनुपस्थिति में होता है, जब आयनिक विलय हम मानते हैं तो उसके लिए हमें आय साथ लेना होता है, तो वो वाली बात होगी। ठीक है, प्लीज देखें ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। यहां तक सब सही है क्या? बहुत अच्छी बात। अगले क्वेश्चन पे चलें। ये देखो बहुत बेहतरीन सवाल अगला, वही उप सहसंयोजन यौगिक वाला जो चैप्टर था संकुल वाला, उसमें वर्नर थ्योरी नाम की एक चीज पढ़ते हैं, उस वर्नर सिद्धांत से रिलेटेड ये सवाल है। तो ये कह रहा है यदि एक कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया संकुल जो प्रबल वैद्युत अपघट्य माना जाता है, उसके 0.01 मोलर जलीय विलयन का हिमांक 0.0558 डिग्री सेल्सियस है, तब इस संकुल के समनव्य मंडल में क्लोराइड या क्लोराइडों की संख्या क्या होगी। समनव्य मंडल में पूछा गया है, तो पहले आपको संकुल का सूत्र बनाना पड़ेगा, उससे समझ में आएगा कि समनव्य मंडल में कितने हैं और बाहर कितने हैं। ठीक है, आयनन मंडल में कितने हैं, पर उसके लिए हमें फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। अब अगर इस तरीके के सवाल आते हैं AgNO3 के साथ में, या जो भी आपकी क्रिया की बातें आती हैं, तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि ये हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पूछा जाता है। माना कि संकुल की समनव्य संख्या सिक्स है,
अगर उसके लिए माने, कोबाल्ट है, क्लोराइड है, अमोनिया है, कोबाल्ट पे +3 चार्ज है। अमोनिया तो बेटा एक उदासीन लिगेंड होता है, जबकि क्लोराइड जो है वो ऋणात्मक लिगेंड होता है। तो कोबाल्ट पे जितना भी चार्ज आएगा वो क्लोराइड की वजह से ही आएगा, उदासीन है अमोनिया। तो हमने बोल दिया कि कुछ तरीके से हम ये कह सकते हैं कि CO है, NH3 है होल 6, है ना, और Cl3 है। या लेट्स से हमने बोल दिया CO है, कुछ अमाउंट ऑफ NH3 है और Cl है 3। हमें ये समझ में आ रही है बात। NH3 कितने हैं हमें नहीं पता, पर Cl 3 है ये हमें पता है, क्योंकि कोबाल्ट पे चार्ज +3 है। ऐसा कुछ है। अब इसको कैसे समनव्य मंडल में लगाएंगे, कैसे संकुल के फॉर्मूले में लगाएंगे, वो बात अलग है। चलो, ये चीज हमने मान के रखी और ऐसे हमने बात की। सवाल कह रहे हैं इस विलियन का हिमांक है 0.0558 और KF का मान दिया हुआ है और मोलल तक 0.01 दी हुई है। अब हमें करना क्या है वो सोचना है। प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ठीक है। तो हमने ऐसा माना कि डेल्टा TF जो है ये बराबर है I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF बराबर है I इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF हो गया विलायक माइनस विलियन के हिमांक बिंदु। तो विलियन का हिमांक है इतना, विलायक का 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है जल के केस में, हमको पता है। तो हम बोल देंगे 0 माइनस ऑफ, हाँ जी, विलियन का हिमांक ये है, इसे -0.0, इसे माइनस होना चाहिए था, 0.0558 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट। हमें I नहीं पता, KF का मान पता है 1.86 और मोललता पता है कितनी है, 0.01। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0558। तो I का मान आ जाएगा दिस अपॉन दिस इंटू दिस। ये किया हमने, इसे सॉल्व करते हैं, उससे I का मान पता चलेगा। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो गौर से देखिएगा, 1.86 इंटू 0.01 जो है नीचे, वो 0.0186 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 3। और बेटा जी क्योंकि मुझे अल्फा का कोई मान नहीं पता, तो मैंने बोल दिया कि यही n के बराबर हो जाएगा, यही n के बराबर हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट्स। टोटल 3 आयन्स होने चाहिए, टोटल 3 आयन्स होने चाहिए। तो अब आप एक बात देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, टोटल आयन 3 होने चाहिए। तो 3 Cl, तीनों की तीनों तो बाहर नहीं आ सकते, है ना, तीनों की तीनों तो बाहर नहीं रखेंगे, क्योंकि बाहर कुछ तो आना भी चाहिए। तो अब और हमें अंदर भी कुछ ना कुछ रखना है ना। तो मैंने बोला कि n का मान अगर 3 है तो क्यों ना ऐसे कर दिया जाए, ये कर दें। तो देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, समझ में आ रही है क्या बात? यस, ठीक है, क्लियर है, पक्का? देखो तो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यहां तक बात समझ में आई? टोटल 3 आयन्स भी होने चाहिए। यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने फॉर्मूला ये क्यों नहीं रखा। सर ये भी तो हो सकता है, 3 क्लोराइड है, पर बेटा जी ऐसे करने पे आयन तो 4 हो गए ना। देखो, एक आयन तो ये हो गया और 3 आपके क्लोराइड आयन हो गए, टोटल 4 आयन हो जाएंगे ना ऐसा करने पे। और अगर टोटल ऐसा करने पे 4 आयन हो जाएंगे, इसका मतलब ये तरीका गलत है। हमें टोटल आयन भी 3 ही रखने हैं, तो बाहर 2 Cl और एक अंदर रख दिया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना था, तो अंदर एक Cl रखा, तो बचे हुए 5 ही हो जाएंगे, जब ही समनव्य संख्या 6 आएगी। तो हमारे पास इस तरीके से बात हो जाएगी। तो समनव्य मंडल में एक क्लोराइड है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। देखिए ध्यान से,
अच्छा सवाल था, दिमाग लगाने वाला सवाल था। मुझे NH3 की संख्या नहीं पता थी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करने के लिए अंदर जितने Cl आए बचे हुए NH3 लगा दिए। अब Cl अंदर एक ही आएगा, ये कैसे पता चला? क्योंकि टोटल 3 आयन रखने हैं, तो 2 Cl माइनस तो बाहर आ जाएंगे, एक अंदर चला जाएगा, तो टोटल 3 आयन हो जाएंगे। मैंने ये वाला तरीका इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा करने में 4 आयन आ जाते, 3 Cl माइनस बाहर और एक ही अलग से। तो टोटल 3 रखने के लिए 2 Cl अंदर एक ही और एक अंदर ये चला गया, तो इसको तो 5 ही होना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ऐसे सवाल करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं असम्पशन कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, देखें ध्यान से, अच्छा सवाल था। चलिए अगले सवाल पे चलें। ये देखना, ये बहुत फर्जी सवाल है, लैंग्वेज में बहुत बड़ा है, सवाल बहुत फर्जी है, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन यहां पे, हमको देखें ध्यान से प्लीज। क्वेश्चन कह रहा है द्रव ए तथा बी संयोजन के संपूर्ण परास में आदर्श विलयन बनाते हैं। ए और बी मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं, मतलब राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। टी तापमान पर द्रव ए तथा बी के सममोलर द्विअंगी विलयन का वाष्प दाब 45 टॉर है। सममोलर मतलब मोल बराबर, द्विअंगी मतलब एक्स और वाई है, द्विअंगी विलयन है, विलयन का वाष्प दाब 45 टॉर है। तो आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं, हमें फॉर्मूला ये पता है, राउल्ट नियम के अनुसार ये फॉर्मूला होता है। अगर ये होता है तो हमने केस 1 बोल दिया, जहां पे विलयन का वाष्प दाब है 45 टॉर, एक्स का मान है 1/2 टाइम्स पी ए नॉट, प्लस एक्स बी का मान भी 1/2 टाइम्स पी बी नॉट। क्योंकि अगर सम मोलर है, अगर मोल बराबर है तो मोल भिन्न भी बराबर होंगे। अगर मोल बराबर है तो मोल भिन्न भी बराबर होंगे, और क्योंकि मोल भिन्न का कुल सम 1 होता है तो हाफ हाफ ही हो सकते हैं बराबर होने पे। ये चीज हमने रख दी, तो यहां से हमें समझ में आता है पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट का जो मान है ये हो जाएगा 90। पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट का मान हो जाएगा 90। सवाल कह रहा है इसी ताप पर द्रव ए तथा बी के क्रमशः एक्स ए तथा एक्स बी मूल अंश वाले नए विलयन का वाष्प दाब 22.5 टॉर है। नए विलयन में एक्स अपॉन एक्स बी का मान क्या होगा? यह दिया गया है कि शुद्ध द्रव ए का तापमान टी पर वाष्प दाब 20 टॉर है। अब आपको पी ए नॉट 20 टॉर दिया हुआ है, तो बेटा अगर पी ए नॉट 20 टॉर दिया हुआ है और टोटल 90 है, तो पी बी नॉट 70 टॉर हो जाएगा। पी ए नॉट अगर 20 टॉर है तो पी बी नॉट 70 टॉर हो जाएगा। अगर ये हो गया, अगर पी ए नॉट 20 टॉर है तो पी बी नॉट 70 टॉर हो जाएगा। हमें अब नया केस दिया हुआ है, केस 2, वो ये है कि विलयन का कुल वाष्प दाब है 22.5 टॉर, और ये किसके बराबर है? एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। और हमें ये पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी का मान भी कुछ भी होगा तो 1 सम। तो यहां से एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे मैंने पुट कर दिया क्योंकि मुझे एक्स ए अपॉन एक्स बी बताना है। तो मैंने क्या किया, 22.5 इज इक्वल टू 20 एक्स ए प्लस 1 माइनस एक्स ए टाइम्स 70। तो मैंने बोला 22.5 इज इक्वल टू 20 एक्स ए प्लस 70 माइनस 70 एक्स ए। तो यहां पे ध्यान से देखना, 50 एक्स ए बराबर हो गया 70 माइनस 22.5 के। अब 70 माइनस 22.5 कितना होता है? 47.5। तो एक्स ए का मान आ गया ये 47.5 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ गया 0.95। अगर एक्स ए आ गया 0.95 तो एक्स बी आ जाएगा यानी कि 0.05। अगर एक्स ए आ गया 0.95, एक्स बी आ जाएगा 0.05। तो देखिए ध्यान से, एक्स ए अपॉन एक्स बी का मान क्या हो जाएगा? 19।
क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, एक्स ए अपॉन एक्स बी का मान हो गया 19। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, बढ़िया। इजी सा सवाल था, कैलकुलेशन थी बस थोड़ी सी। देखें ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं, फिर आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये देखो, ये अच्छा सवाल है, लगता बड़ा ऐसा सा है कि क्या ही पूछ दिया हमसे, बट सवाल में ऐसा कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन बढ़िया है, करने लायक है। नीचे दिया गया एक आलेख है, दो विलायकों x और y तथा इन विलायकों में NaCl के सममोलल विलयन का पीटी वक्र दिया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट ग्राफ है विलायक x का, सेकंड है उस विलायक x में NaCl मिलाया हुआ है, थर्ड ग्राफ है विलायक y का और इसमें हमने NaCl को मिलाया हुआ है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ग्राफ है विलायक x, सेकंड ग्राफ है x में NaCl मिला दिया, थर्ड है विलायक y, चौथा है उसमें NaCl मिला दिया। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। सवाल कह रहा है कि अगर ऐसा है तो क्वेश्चन क्या है, एक अवाष्पशील विलय S के समान मोलों की संख्या को इन विलायकों की समान मात्रा में डालने पर विलायक X का क्वथनांक उन्नयन विलायक Y में 3 गुना है। ठीक है, विलय S इन विलायकों में द्वितीयकरण करने के लिए जाना जाता है। यदि विलायक Y में द्वितीयकरण की मात्रा 0.7 है तो विलायक X में द्वितीयकरण की मात्रा क्या होगी? लैंग्वेज में देखो इसने दिया क्या क्या है, इसने बोला कि एक विलयन बन रहा है S प्लस एक्स का और S प्लस वाई का। ठीक है, दो तरीके के विलयन है। सवाल कह रहा है डेल्टा टीबी जो S प्लस एक्स का है वो 3 टाइम्स है डेल्टा टीबी ऑफ S प्लस वाई। राइट, ये चीज है। ऑल्सो हमें ये दिया जा रहा है कि S इनमें द्विलकीकरण करता है, इसका मतलब n का मान 2 है और I का मान होता है 1 प्लस 1/n-1 अल्फा। यदि Y में द्विलकीकरण की मात्रा 0.7 है तो अगर मैं I निकालता हूं Y का तो वो हो जाएगा 1 प्लस 1/2-1 इंटू 0.7। मुझसे पूछा जा रहा है x के लिए 1 प्लस 1/2-1 इंटू एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.7/2, ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस x/2। ठीक है, ये आई की बातें भी हो गई, इस वाले में हम पुट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे वैल्यू होती है के आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम। तो हम s प्लस एक्स के लिए बोलेंगे आई, ठीक है जी, जो भी आपका x का है, ठीक है, आई जो है s का इन x, विलायक जब s है, दिस इंटू के बी ऑफ x इंटू मोललता ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स आई ऑफ s इन y इंटू के बी ऑफ y इंटू मोललता ऑफ y। यदि समान मोलों की संख्या को इन विलायकों की समान मात्रा में घोला जाता है, मतलब मोललता सेम है, मोल सेम है, विलायक का मान सेम है, यानी कि ये और ये तो सेम है, तो ये कट गया। ठीक है, आई जो है x के टर्म्स में वो है 1 माइनस x/2 इंटू के बी ऑफ एक्स। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस 0.7/2 इंटू के बी ऑफ वाई। ध्यान से देखना, अब सब कुछ इजीली आ जाएगा, मुझे x का मान निकालना है ना, ये x मान लो या इसको a मान लो। अगर तुम लोग ये कहोगे सर x तो यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज दी हुई है तो हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको a मान लो। ठीक है, क्लियर है? मुझे a निकालना है,
बट ए निकालने के लिए मुझे दोनों के केबी पता होने चाहिए। केबी अननोन है, पर केबी का पता चल सकता है। कैसे? ये NaCl वाले डेटा से। ध्यान से देखना, ये मुझे जो भी दिया हुआ है टेम्परेचर का अंतर, मुझे जो भी दिया हुआ है टेम्परेचर्स का अंतर, ये 760 mmHg है, यानी कि ये क्वथनांक बिंदु है। 1 atm के करस्पॉन्डिंग जो ताप होते हैं वो क्वथनांक बिंदु होते हैं। तो ये हो गया विलयन का, ये हो गया विलायक का। तो अगर आप NaCl वाले विलयन की बात करें, क्योंकि विलायक तो आपका सेम है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं डेल्टा TB जो है वो बराबर होगा I इंटू KB इंटू एम के। और NaCl जो है वो वियोजन करता है, 100% वियोजन है, क्योंकि अल्फा का मान नहीं दिया हुआ। तो NaCl 2 आयन्स है, Na प्लस और Cl माइनस। तो n का मान है 2। अगर n का मान है 2 तो I का मान भी 2 हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि ये जो चीज है हमारे पास, और डेल्टा TB होगा क्या? 362 माइनस 360। ये चीज बराबर हो जाएगी 2 इंटू KB ऑफ x इंटू मोललता। ये एक इक्वेशन। और अगर मैंने NaCl प्लस y का विलयन मान लिया, तो यहां हम बोल देंगे कि हमारे पास में 368 माइनस 367 ये बराबर हो जाएगा, I हो जाएगा ये इंटू ये इंटू ये। अगर आप दोनों साइड अनुपात ले लें इनका, तो 362 माइनस 360 आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 368 माइनस 367 आंसर हो जाएगा 1। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि मोललता सेम है। तो KBx अपॉन KBy का जो अनुपात है वो हो जाएगा 2:1। अगर ये अनुपात हो जाता है 2:1, तो आप ध्यान से देखना, KBx अपॉन KBy अगर मैंने किया, तो मैंने बोला 1 माइनस A/2 इंटू KBx अपॉन KBy इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 1.3/2, है ना? बढ़िया, ठीक। ये रेशो हो जाएगा 2। तो हमने बोला 1 माइनस A/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1.3/2 इंटू 2। ठीक है, बढ़िया। तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई 3.9 डिवाइडेड बाय 4, ऑलमोस्ट ये क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, या फिर आप जैसे भी करें, 3.9/4 आ रहा है ना, ठीक है। ठीक, सो 1 माइनस A/2 इज 3.9/4। बहुत छोटा अंतर आएगा, बट आएगा तो सही। देखना ध्यान से, 1 माइनस 3.9/4 ये वैल्यू हो जाएगी A/2 के बराबर। 0.1/4 ये वैल्यू हो जाएगी A/2 के बराबर, क्योंकि 4 माइनस 3.9 इज 0.1/4। तो A का मान आ जाएगा 0.1/2 यानी कि 0.05। क्या आ जाएगा? 0.05। प्लीज ध्यान से देखें, ये चीज समझ में आ रही है क्या? प्लीज ध्यान से देखें, ये चीज समझ में आ रही है क्या? यस, ठीक है जी। हाँ जी, सही है। बढ़े क्या आगे? बोलो भाई। ठीक है, कैलकुलेशन आपके सामने ही कर दी मैंने सारी की सारी। आंसर आ गया 0.05। उसने वही पूछा था, द्विलीकरण की मात्रा। तो आंसर हो जाएगा, अगर परसेंटेज में पूछा है तो 5%। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार सब लोग गौर से पढ़ें। सब लोग एक बार इस सवाल को ध्यान से पढ़ें। 0.5 ग्राम अवाष्पशील अनआयनिक विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 650 mmHg से 640 mmHg हो जाता है। मतलब ये आपका था विलायक का शुद्ध वाष्प दाब, और ये आपका हो गया विलयन का वाष्प दाब जब आपने वो अवाष्पशील विलेय को उसमें घोला। ठीक है,
इस विलय को बेंजीन में मिलाने के उपरांत बेंजीन के हिमांक का अवनमन क्या होगा? आपको दिया हुआ है KF का मान, आपको दिया हुआ है बेंजीन का मोलर भार। आसान सा सवाल है यार। देखो, हमें डेल्टा TF बताना है और अवाष्पशील अनायनिक है, तो फिर तो डेल्टा TF सिंपल KF इंटू एम से ही काम चल जाएगा। ठीक है, डेल्टा TF हमको बताना है, हिमांक में अवनमन बताना है ना। ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? KF का मान हो गया 5.12 इंटू मोललता। मोललता के लिए क्या चाहिए? विलय के मोल अपॉन विलायक का भार केजी में। विलय के मोल हो गए 0.5 अपॉन एक्स, हमें मोलर भार नहीं पता क्योंकि, डिवाइडेड बाय विलायक का भार इन केजी, तो ये 39/1000 कर दिया मैंने। अब एक्स पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। एक्स पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। एक्स पता करने के लिए ये जो इसने वाष्पदाब का डेटा दिया है, हमें पता है P0 माइनस पी एस अपॉन P0 जो है, ये चीज बराबर हो जाती है विलय के मोल भिन्न के। अगर ऐसा है तो P0 शुद्ध वाष्पदाब है 650 माइनस विलयन का वाष्पदाब है 640 डिवाइडेड बाय 650, ये चीज बराबर हो जाएगी विलय के मोल भिन्न के। विलय के मोल भिन्न मतलब विलय के मोल अपॉन टोटल मोल। है ना, ये चीज आपको पता है 39/78। तो बस यहां से सॉल्व करके विलय के मोल आ जाएंगे। विलय के मोल आ गए तो एज इट इज वो चीज यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो विलय के मोल हैं ये यही तो है, तो एज इट इज ही पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूं, आई एम श्योर आप लोग कर लोगे, है ना। ठीक है, बढ़िया, सही है साहब। ये सब तो ठीक है, एक बढ़िया सवाल करते हैं, ये वाला एक अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, देखना ध्यान से। सवाल ने ये दिया हुआ है, दो पार्ट्स पूछे हैं, एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा। अभी एक्स और वाई क्या है उसके लिए आपको सवाल पढ़ना होगा, एक बार ढंग से सवाल को पढ़ें प्लीज। हाँ जी, 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट विलयन, जल का क्वथनांक उसका x डिग्री सेल्सियस है। 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट विलयन में जल का क्वथनांक x डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इस विलयन ए में समान आयतन का 0.1 मोलल जलीय बेरियम क्लोराइड भी जब मिलाया गया तो जो नया विलयन तैयार हुआ B, उसके लिए, अच्छा दोनों विलयन के लिए फिर जल में क्वथनांक का अंतर है y इंटू 10⁻²। तो मान ले विलयन ए और बी की घनत्व जल के समान है और विलय लवण पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, तो हमें बताना है Kb का मान, शुद्ध जल का क्वथनांक, सब कुछ दिया हुआ है, x और y का मान बताना है। x का मान तो सिंपल है, 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट है, उसका जल का क्वथनांक x डिग्री सेल्सियस है। तो अब ध्यान से देखें, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, यह आपका आयनों में टूटेगा Ag प्लस NO3 माइनस, यानी कि दो आयन है हमारे पास। ठीक है, मुझे जल का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक x डिग्री सेल्सियस पता है, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि डेल्टा TB आपका बराबर हो गया I इंटू KB इंटू M, बोल सकते हैं। ठीक है, मोललता 0.1 है और डेल्टा TB को हम क्या कह सकते हैं? विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, है ना, बढ़िया। अगर ऐसा है, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक है 100 डिग्री इज इक्वल टू I, AgNO3 के लिए 100% वियोजन है, तो जो n का मान है वही I का मान है, ये तो शुरुआत से चल रहा है आज हमारे लेक्चर में। तो दो आयन्स हो गए, इंटू Kb का मान है 0.5 इंटू मोललता है 0.1। ठीक है, इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 0.5 हो जाएगा 1, 1 इंटू 0.1 हो जाएगा 0.1। तो यहां से मेरे पास में विलयन का क्वथनांक आ गया कितना, 100.1 डिग्री सेल्सियस, और ये चीज है x के बराबर।
ये चीज है x के बराबर। सही है जी, ध्यान से देखना प्लीज। ठीक है, ये चीज x के बराबर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप देखें दोनों विलयन में जलों के क्वथनांक में जो अंतर है वो y इंटू 10⁻⁻2 है। विलयन बी बन कैसे रहा है? विलयन बी इंटरेस्टिंग है, AgNO3 पहले से था, उसमें बेरियम क्लोराइड हमने और डाल दिया। AgNO3 पहले से था, बेरियम क्लोराइड और डाल दिया। तो आप देखें पहले विलयन में AgNO3 तो ऑलरेडी था, और अब आपने बेरियम क्लोराइड और डाल दिया, तो ये टूट गया Ba+2 अब यहां पे एक बहुत बढ़िया गेम हो गया है, बहुत बढ़िया गेम हो गया है, जो आपने ढंग से नहीं पढ़ोगे तो गलती कर दोगे। जलीय बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाकर एक नया विलयन बी तैयार किया गया। ठीक है जी, अगर आपने समान आयतन वाली लाइन नोट करी हो, इस विलयन ए में समान आयतन पर 0.1 मोलर जलीय विलयन। ये समान आयतन का मतलब क्या है कि भाई पहले वाला भी 0.1 था मोलल और ये भी 0.1 मोलल था, बट आपने दोनों के समान आयतन मिलाए हैं, मतलब अगर इसका आयतन V है और इसका आयतन भी V है तो नेट आयतन 2V है, और मोलरता हम एक जैसी मान लेते हैं। तो आपकी फाइनल सांद्रताएं जो हो जाएंगी वो हो जाएगी दिस अपॉन दिस, मतलब आधी, ये मोल अपॉन ये आयतन। और ऐसे ही बेरियम क्लोराइड के लिए भी हो जाएंगे, मोलरता इंटू आयतन मोल होता है ना, और मोलरता को हम सेम मान के ही चलते हैं। तो ये हमने माना कि मोलरता और मोलरता सेम है, और मोलरता होती है मोल्स इंटू, मतलब मोल्स होते हैं मोलरता इंटू आयतन। हमने ये अजम्पशन मानते हुए फाइनल मोल्स 0.1 इंटू वी, जो इसके मोल थे, अपॉन टोटल आयतन है 2v, 0.1 इंटू वी अपॉन टोटल आयतन है 2v। इसे सॉल्व करोगे तो ये भी 0.05 आएगा और ये भी 0.05 आएगा। तो बेटा जी ये 0.05 लिया हमने शुरुआत के लिए, और ये 0.05 लिया। ये समय के साथ, शुरुआत में तो यही है, समय के साथ 0.05 में से 1 माइनस अल्फा जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 अल्फा, ये भी हो जाएगा 0.05 अल्फा। ठीक है, पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है तो अल्फा 100% है। अगर अल्फा 100% है तो ऐसा है भाई कि 1 माइनस अल्फा करने की जरूरत ही नहीं है, ये फाइनली पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी 0.05 और ये भी 0.05, ऐसे ये फाइनली पूरा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मोल पे 1 मोल, तो ये 0.05 और ये हो जाएगा 0.1, क्योंकि 1 मोल पे 2 मोल बन रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें बीकर में फाइनली ये 4 आयन्स हैं, दिस 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 एंड दिस, और क्योंकि इन दोनों को मिक्स किया गया है, और आपको ये भी पता है कि ये जो Ag+ है ये इस Cl- के साथ में मिलके अवक्षेप बना लेगा बीकर में फट से। जो Ag+ है वो Cl- के साथ मिलके फट से अवक्षेप भी बना लेगा। तो ये फाइनली खत्म हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक, ये बचेगा इतना और ये बनेगा इतना। राइट, क्लियर है? तो ये बचेगा कितना, 0.95। प्लीज देखिए ध्यान से। तो अब हमारे पास बीकर में बचेगा क्या क्या, आप बता सकते हो क्या? अब हमारे पास बीकर में 0.10, 0.05, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 90, तो ये हो जाएगा 0 0 और ये 1 नहीं, ये कितना बचेगा, इतना ही तो बचेगा, है ना? बढ़िया। तो अब हमारे पास बीकर में फाइनली बचा गया, तो यहां दिख Ag+ रहा है, पर ये Ag+ आगे काम नहीं आएगा क्योंकि फटाक से इसके साथ क्रिया करके अवक्षेपण कर रहा है। तो कुल अंतिम सांद्रता जो बीकर में बचेगी वो कितनी होगी, हम बोलेंगे NO3- की वजह से प्लस बेरियम आयन की वजह से प्लस Cl- की वजह से। तो वो कौन कौन सी हो जाएगी? नाइट्रेट आयन की वजह से कौन सी है, 0.05, बेरियम आयन की वजह से क्या है 0.05, और Cl- की वजह से भी क्या बची है 0.05। प्लीज ध्यान से देखिए, ठीक है? तो आंसर आ रहा है 0.15 मोलर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ।
यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये मिक्सिंग समझ में आनी जरूरी थी, ये मिक्सिंग समझ में आनी बहुत जरूरी थी, अगर वो नहीं समझ में आएगी तो प्रॉब्लम है। हाँ जी, ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो फटाफट कर देंगे। डेल्टा टीबी लगा के इस नए वाले विलियन का क्वथनांक निकाल देंगे और फिर दोनों का अंतर ले लेंगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये अगर आ गया तो अब आय का मान लेने की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि आय तो हमने दोनों को इनकॉर्पोरेट करके ये सब कुछ लिखा है। तो अब जो डेल्टा टीबी ये नया विलियन है, इसके लिए आएगा KB इंटू एम, क्योंकि मैंने आय को साथ में ही शामिल किया हुआ था। KB है 0.52, KB है 0.5 इंटू ये है 0.15, है ना, ठीक है। 5/10 इंटू 15/100, 0.075। तो हम बोल देंगे जो नया विलियन है उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, 100.075। ये बात आप समझते हो ना, मैंने डेल्टा टीबी वाले फॉर्मूले को ढंग से एक्सपैंड करके लिखा है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, कैसे, क्योंकि डेल्टा टीबी हो क्या हो जाता है आपका विलियन माइनस विलायक, है ना, विलायक 100 डिग्री है, वो उधर जाके जुड़ जाता 0.075 में, 100.075 आ जाता, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है इन दो विलियन ए और बी के जलों में क्वथनांक में अंतर है y इंटू 10 की घात -2। तो पहले वाले का है 100.1, दूसरे वाले का है 100.075। तो सवाल कह रहा है 100.1 माइनस 100.075, ये अंतर है y इंटू 10 की घात -2। तो यहां से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये बना 100.100 माइनस 100.075, ये वैल्यू बराबर है y अपॉन 100 के। तो यहां से y का मान आ जाएगा 100 टाइम्स 100.100 माइनस 100.075, ठीक है। यहां से y निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। 100.100 माइनस 100.075, 0.025 इंटू 100, 2.5, 2.5 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज आ रही है लगभग लगभग सॉल्व होके आपकी 2.5, है ना, तो हमने यहां से y का वैल्यू निकाल दिया 2.5। तो x भी आपके पास सॉल्व होके आ चुका है और y भी आपके पास सॉल्व होके आ चुका है। आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, सही है, बहुत बढ़िया, ओके। तो ये दोनों पार्ट्स मैंने यहीं पे कैलकुलेट करके आपको ऊपर दिखा दिए हैं। तो x का मान कितना है हमारे पास में 100.1 और ये कितना है आपका 2.5, ठीक है जी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी जरूर है बट कॉन्सेप्ट सेम है। सवाल को ढंग से समझेंगे तो चीजें इजीली समझ में आएंगी। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, जो भी डीपीपी मिली है वो प्लस जो भी आपके पास में नोट्स के क्वेश्चन है इनको फिर से अपने बार एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है ठीक ठाक काम हमारा बन जाएगा, है ना जी। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।